सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। महंगाई बेरोजगारी अपने उरूज पर है। आज जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज कहा कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, 90 दिन के अंदर नहीं तो 100 दिन में होने चाहिए, 100 में नहीं तो 120 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। मुल्क के अंदर मैशियत सियासत बड़ा बुरा हाल है। हम जिस तरह 2008 से कंटिन्यू जमहूरियत को देख रहे हैं, ट्रांजिशन भी हमने देखी। 2008 में जिस तरह पीपल्स पार्टी जीत के आई, उसके बाद 2013 में नून लीग जीत गए, 2018 में जिस तरह इमरान खान जीत के आए, उसके बाद से आप देखें हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। डॉलर, पाकिस्तान साउथ एशिया में सबसे महंगा तरीन मुल्क है। पेट्रोलियम प्राइसेस साउथ एशिया में सबसे महंगा मुल्क है। इन्फ्लेशन साउथ एशिया में सबसे महंगा मुल्क है। हद से ज्यादा महंगाई है। बेरोजगारी अपने उरूज पर है। हल क्या है? हल इलेक्शन है, जमहूरियत है। अगर जमहूरियत को देखते हैं तो क्या लोगों को कोई रिलीफ मिल चुका है? मुझे ज्वाइन किया है स्टूडियो में मोहतरम जनाब डॉक्टर खलील मेमन साहब मेरे साथ हैं। सना लीडर हैं, अमेरिका के फिल्नोथेरापिस्ट हैं, एकेडमिक हैं। डॉक्टर साहब मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो। थैंक यू सर। मेरे साथ बाक मीरजादा साहिबा एंकर पर्सन है, जर्नलिस्ट है, तज्जिया निकार है, आर्टिस्ट हैं। मैं आप ही वेलकम करता हूं अपने शो में। डॉक्टर साहब, हालात बेहतर नहीं हो रहे। आप भी अमेरिका में रहते हैं, वहां महंगाई देखी, बेरोजगारी देखी, कोविड देखा, एक रिसेशन देखी, बहुत से हालात खराब देखे। पाकिस्तान को भी देखते हैं, बार बार आते हैं, 6 महीने में 2 दफा आते हैं। किस तरह देख रहे हैं सर? मसला जो है ना पाकिस्तान का, और महंगाई जो है ना, एक तो मैं कहूँगा कि ये एक इंटरनेशनल इशू है। इन्फ्लेशन जो है इंटरनेशनल इशू है, लेकिन बात दरअसल ये है कि उस इशू को किस तरीके से ओवरकम करना चाहिए, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, ये फुकदान है हमारे पाकिस्तान में। यहाँ के लोग उसमें जो भी माहिर मैशियात हैं वो इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल अपना इनपुट्स नहीं दे रहे हैं कि भाई किस तरीके से कोई रोड मैप मुझे नज़र नहीं आता। हर एक चला जा रहा है, गवर्नमेंट आती है, दूसरी गवर्नमेंट वापस आती है, वही सिस्टम चलता है, वही तरीके से कोई भी रोड मैप, कोई प्लान नहीं है कि किस तरीके से मईशत को सुधारा जाएगा, किस तरीके से इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाएगा, किस तरीके से लोगों का पावर बाइंग पावर जो है ना वो किस तरीके से लोगों का इंक्रीज किया जाएगा। अमेरिका में आप देखें, वहाँ भी इन्फ्लेशन है, वहाँ बेरोजगारी इतनी नहीं है जितनी बेरोजगारी आप पाकिस्तान में देखते हैं। वहाँ एवरी डे, रोजाना के बुनियाद पे बेरोजगारी की शरह निकलती है कि कितनी परसेंटेज बेरोजगारी आज है। एवरी डे अब उसमें कितनी इम्प्रूवमेंट आई या डिक्रीज हुई या इंक्रीज हुई। तो इस तरीके से वहाँ प्लानिंग है, फिर किस तरीके से क्या स्ट्रेटजी बनाना चाहिए कि इस बेरोजगारी को या इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। यहाँ आप देखें हर एक अपनी दुनिया में जा रहा है ना, हुकूमत सीरियस है कंट्रोल करने के लिए। दूसरी जो बात है ना, मेजर जो थिंग है, आपके अखराजात जो हैं हाई हैं और आपकी आमदनी लो है। जब आपके अखराजात हाई होंगे और आपकी इनकम लो होगी तो सिस्टम किस तरीके से चलेगा, किस तरीके से आप ओवरकम करेंगे आप इन चीज़ों को? बस साहब, जिस तरह के हालात हैं आपके सामने, सोसाइटी के अंदर आपको देख रहे, बड़ी एक कंफ्यूजन है, एजिटेशन है सोसाइटी के अंदर। एक आम आदमी किस तरह जिंदगी गुजार सके, जिस तरह के हालात हैं, आपके लिए भी मुश्किल है, मेरे लिए भी मुश्किल है, सबके लिए मुश्किल है जो मिडिल क्लास के हम लोग हैं। क्या कहेंगी? बिल्कुल वजह फरमाया आपने, और मेमन साहब ने भी बखूबी इस बात की और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया है। असल में बात यह है कि ये वर्ल्ड वाइड चैलेंज है। मैं समझती हूँ पूरी दुनिया इस वक्त इसी चैलेंज को फेस कर रही है, और हमारा मुल्क थोड़ा ज़्यादा इसका मुतासर हो चुका है। महंगाई अलग जगह, बेरोज़गारी अलग जगह। वहाँ पर फिर अगर आप फ़ीमेल तबके को लें, जो ख़वातीन हैं, उनके अपने चैलेंजेस हैं, उनको अपनी सोसाइटी में अपने आप को मनवाना एक अलग उनको फेस करना पड़ता है, अलग हार्ड है। जो एक जंग है, जो मैं समझूंगी हर रोज़ की एक नई जंग है जो लड़नी पड़ती है ख़वातीन को। तो कोई भी फील्ड हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो आपका अपना कोई भी प्रोफेशन हो, बेरोज़गारी का एक हद तक तो हम कह सकते हैं कि इदारों को,
कसूरवार ठहराए या हुकूमत को ठहराए, लेकिन मैं समझती हूँ अवाम खुद अपने कसूरवार भी है बहुत हमारे ज्यादा। पास कंटिन्यू जमहूरियत चली, जी, बिल्कुल। सिस्टम चला, पॉलिटिकल पार्टीज चली, आइन है, आइन पे चलती रही, जमहूरियत पे चलती रही, पार्लियामेंट, लोगों को रिलीफ नहीं मिला। जमहूरियत नाकाम हुई है, पॉलिटिकल पार्टीज नाकाम गई हैं। मेरे ख्याल से हर कोई अपना अपना एक किरदार जो है अदा करने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो लैकिंग है जो जिसकी वजह से ये सब फेस करना पड़ रहा है। और पार्टीज़ का भी मैं समझूंगी कि अगर और ज़्यादा वो लोग जिम्मेदारी समझकर उस चीज़ को और बखूबी अंजाम, क्योंकि हुकूमत और आवाम को जो है हुकूमत और पार्टी से एक उम्मीद है, एक एक्सपेक्टेशंस है। अब वो एक्सपेक्टेशंस हर रोज़ बढ़ती जा रही हैं और उन एक्सपेक्टेशंस में हमें जो मिल रहा है वो चीज़ें, उम्मीद जो है उसकी किरणें कम होती जा रही हैं। अब आपको जब उम्मीद की किरणें ही कम मिलेंगी तो आप दिन के सूरज का उजाला कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? डॉक्टर साहब, अगर आप बाहर, आप जिस तरह रहते हैं, आम पॉलिटिशियन, लीडरशिप रेस्पॉन्सिबल होती है पब्लिक को, क्योंकि उनसे वोट लेकर आते हैं, उनके मैंडेट से होते हैं, 5 साल के बाद पब्लिक के पास जाते हैं एक जिम्मेदारी के साथ। ये अकाउंटेबिलिटी है वहां के निजाम की। यहां वो अकाउंटेबिलिटी है? डॉक्टर साहब, ब्रेक के बाद आता हूं, नाज़रीन, ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशंस को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम नाज़रीन, जो हालात हैं आपके सामने है डॉक्टर साहब, अकाउंटेबिलिटी होती है सिस्टम के अंदर, बड़ी जो जमहूरियत होती है वहां अकाउंटेबिलिटी, रूथलेस अकाउंटेबिलिटी होती है। हमारे निजाम में कोई अकाउंटेबिलिटी देख रहे हैं? सर यहाँ देखो ना, मसला जो है यहाँ पे, लोग उम्मीदें करते हैं गवर्नमेंट से, लोग उम्मीदें करते हैं पॉलिटिशियन से, लोग उम्मीदें रखते हैं, अपना वोट देते हैं। वोट इंसान का एक पावरफुल वेपन है। यहाँ पे होता क्या है कि पिछली गवर्नमेंट ने भी लोगों को लाल बत्ती के पीछे लगा दिया, इतनी होप दी कि मैं 1 लाख घर बनाऊंगा, 2 लाख नौकरियां दूंगा, मैं रियासत मदीना बना दूंगा, लेकिन रिजल्ट क्या निकला? क्या देखा? किसी एक बंदे को नौकरी मिली। दूसरी जो बात ये है ना, जो प्रॉब्लम हमारे साथ है कि यहाँ हर बंदा गवर्नमेंट जॉब लेना चाहता है। जब तक आपकी इंडस्ट्री स्ट्रांग नहीं होगी, जब तक आपका रूरल सेंटर में या इंटीरियर सिंध में या सिंध के अंदरूनी सिंध में आपकी इंडस्ट्री नहीं लगेगी या कराची में इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, तब तक आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो जॉबलेस लोग हैं, तब तक। अब देखो ना, बहुत सारे हुनर हैं जिसमें हमारे लोग जाना ही नहीं चाहते। हर लोग बंदा ये चाहता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मुझे ये चाहिए। भाई बहुत सारे वहाँ अमेरिका में आप देखें, दुनिया में आप देखें, किसी भी मुल्क का आप जाके देखें, एनालिसिस करें, वहाँ लोग प्राइवेट सेक्टर को मोर प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू द गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, मेरे टेलीविजन पे ज्वाइन किया है, अकेडमिक हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, ब्रिगेडियर रिटायर अहमद सईद मिनाज साहब। मैं आपको वेलकम करता हूं ब्रिगेडियर साहब। जी शुक्रिया साहब। ब्रिगेडियर साहब, आपको खुद पता है कि मैशियत बेहतर नहीं है, सियासत बेहतर नहीं है, एक इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी कंफ्यूजन है, कोर्ट के अंदर भी बड़े अहम फैसले होने जा रहे हैं। क्या कहेंगे? निगरान हुकूमत आई है, कंट्रोल नहीं कर पा रही, जिस तरह चीनी बढ़ी, जिस तरह डॉलर बढ़ा, जिस तरह पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ी, क्या कहेंगे ब्रिगेडियर साहब? जी बिल्कुल, बदकिस्मती से ऐसा ही है। किसी भी स्टेट के 4 सतून होते हैं, जिसमें जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, आपके लेजिस्लेटर्स हैं और मीडिया आपका जो है। अगर हम चारों को देखें तो इस वक्त चारों जो हैं वो एक किस्म की बदहाली के शिकार हैं और कोई ना कोई नैरेटिव, कोई ना कोई इस तरह की चीज उनके साथ अटैच है कि जिससे पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसको सख्त जो है वो उसका नुकसान पहुंचा है। इसमें कोई शक नहीं है कि जिन हालात में आपकी जो निगरान हुकूमत आई है, इनको मल्टीपल किस्म के इश्यूज हैं और सारे स्टेट पिलर्स जो हैं वो इस वक्त आपको ज़लज़ले में खड़े नजर आते हैं। लेकिन इसके तमाम चीजों को देखते हुए अगर पिवट माना जाए तो इमरजेंसी जो है वो इकोनॉमी के लिहाज से लगाने की जरूरत है, जिसके लिए जनरल नासिम मुनीर साहब ने स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई है, SIFC, और उसने अपना काम भी शुरू कर दिया और उसकी जिम्मेदारियों में तमाम वो जिम्मेदारियां आती हैं कि जिससे ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट की जा सके जिसमें आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या लोकल इन्वेस्टमेंट वो जो अपनी पैसों को लगाएं, इन्वेस्ट करें, तो उनको हर तरह की प्रोटेक्शन जो है वो अवेलेबल हो, ना सिर्फ फिजिकल बल्कि जो है साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी भी उनको। अब साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी किस लिहाज से होती है कि आपके जो पैसे लग रहे हैं कहीं वो खुदा ना खास्ता डूब तो नहीं जाएंगे। तो इस सिलसिले में एक पाकिस्तान सॉवरन वेल्थ फंड बनाया गया है, एक एंडोमेंट बनाई गई है कि अगर किसी को किसी स्टेट इंस्टीट्यूशन की वजह से नुकसान होता है या कोई उसके बाद में होता है तो इससे उसकी
मदावा से किया जा सकेगा। जहां तक फिजिकल सिक्योरिटी के ताल्लुक है तो उसमें तमाम वो चीजें उसको प्रोवाइड की जाएंगी कि जब वो खुद आता है या उसकी इक्विपमेंट आता है तो उसको तमाम चीजें जो है उसको प्रोटेक्टेड वो फील करेगा। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए चीफ आर्मी स्टाफ ने भी आपने देखा होगा कि लाहौर में, उससे पहले KPK में और 3-4 दिन पहले कराची के ताजरों से मुलाकात की, तो उसमें तमाम उनके कंसर्न सुने थे और उन्होंने तमाम को यकीन दिलाया था कि तमाम ऐसी चीजें कि जिससे आपके काम में रुकावट आती हो, इन्वेस्टमेंट में रुकावट आती हो, कोई किकबैक हो या कोई आपके रिश्वत का चक्कर हो या सिस्टम आपको ना चलने दे रहा हो। स्पेशल वर्ड सिस्टम का इस्तेमाल किया गया जिसमें ना सिर्फ अशखास शामिल थे बल्कि इदारे भी जो कि इन्वेस्टर्स को तकलीफ पहुंचाते थे। तो उन्होंने क्रॉस द बोर्ड इन इदारों का, अशखास का इनका नाम लिया गया और स्पेशली इन द एरियाज ऑफ स्मगलिंग, आपकी जो मनी लॉन्ड्रिंग है और आपने जितने जखीर अंदोज हैं, इन सबको सिर्फ वार्निंग अभी दी थी कि हम इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने जा रहे हैं। सिर्फ वार्निंग से आपका डॉलर 3 दिन के अंदर 25 रुपए कम हुए। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए मेरे ख्याल में आने वाले दिनों के अंदर आप एक बड़ी पॉजिटिव चीज देखेंगे जो कि ट्रस्ट की सूरत में होगा और आपके जो इन्वेस्टर्स हैं बेसिकली वो ट्रस्ट फील करेंगे, एक एतमाद फील करेंगे, एक इस तरह का माहौल फील कर सकेंगे कि जिसमें उनका पैसा और उनकी खुद जात सिक्योर होगी। और पाकिस्तान तो इतनी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज है तो माफियाज जो हैं वो भी आप देखेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर अपना कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी क्रिएट करेंगे। लेकिन आर्म फोर्सेज, आपकी पॉलिटिकल और मिलिट्री जो ब्यूरोक्रेसी लीडरशिप है, इस चीज से मुत्तफिक है कि हमने हर सूरत इकोनॉमी को अपने पांव पे खड़ा करा। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप बहुत पॉजिटिव चीजें देखेंगे। मैं बिल्कुल भी पेसिमिस्ट नहीं हूं, मैं बहुत ऑप्टिमिस्ट हूं और मेरे ख्याल में पाकिस्तान इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएगा। सर टेलीफोन लाइन पे रहें। बाग साहिबा, हम होपफुल हैं, होपफुल नहीं होना चाहिए कि हालात बेहतर होंगे, एक लाइफ स्टाइल में तब्दीली आएगी, इकोनॉमी बेहतर होगी, सियासत बेहतर होगी, क्या कहेंगी? बिल्कुल सही कह रहे हैं, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। लेकिन क्या है कि आजकल जो हुकूमत और आवाम का सिलसिला है वो ऐसा है कि बहुत खूबसूरत शेर मेरे जहन में इस वक्त आ रहा है, मेरे हम नफस मेरे हम नवा मुझे दोस्त बन के दगा न दे, मुझे डर है मेरे चार अगर ये चराग तू ही बुझा ना दे। तो ये सारी बातें हैं जो मैं समझूंगी कि एक मुश्किल कशमकश है, एक वक्त है जो एक इम्तिहान है जो इस वक्त गुजर रहा है। आवाम को हौसला रखना चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए और गवर्नमेंट और हुकूमत और पार्टीज को भी मैं समझूंगी कि अब बातें बहुत हो गई हैं, अब कुछ काम होना चाहिए जिसकी वजह से थोड़ा सा हौसला हो। क्योंकि आप देखा जाए कि वो रेशो वो पाकिस्तानी वो सिटीजन जो पाकिस्तान छोड़कर अब बाहर सेटल हो रहे हैं, अब आज के दौर का, आज के यूथ का अगर आप देखा जाए तो गोल सिर्फ यही है कि कहीं बाहर जाके सेटल होना है। तो मैं समझूंगी कि ये एक ट्रिगर वार्निंग की तरह एक बात को अगर हम लें और हमारी हुकूमत, हमारी पार्टीज, जो भी हुक्मरान हैं, इस चीज़ को अगर सीरियसली कुछ सोचें तो कुछ प्लान करें तो अभी भी उम्मीद है, अभी भी हालात बेहतर हो सकते हैं। सही। डॉक्टर साहब, कौमों के ऊपर अगर तारीख पे नजर डाली जाए, इंसानियत पे या मुल्कों पे, तो एक क्राइसिस आती हैं कौमों के ऊपर, मुश्किल वक्त आता है और कौमें उस मुश्किल वक्त से निकल पाती। पाकिस्तान एक रेजिलिएंट कौम है, एक डायनामिक कौम है। आपको पता है फ्लड भी आपने देखा, आप फ्लड में भी थे और आपने फ्लड में लोगों के पास भी गए, लोग निकल आए उस क्राइसिस से, उस डिजास्टर से निकल आए। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? सर बिल्कुल, मुझे तो उम्मीद है और मुझे होप है और मुझे यकीन भी है कि हमारी जो कौम है वो स्ट्रांग कौम है और इंशाल्लाह वो इस क्राइसिस से, लेकिन बात दरअसल ये है कि हमें ये जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है ना, लोग यहाँ से ट्रांसफ़र होना चाहते हैं, लोग यहाँ से माइग्रेट होना चाहते हैं, जो हमारे यूथ है, जो मैं यहाँ पाकिस्तान आया हुआ हूँ, एवरी वन आस्किंग मी कि भाई हम अमेरिका में कैसे सेटल हों, हम यूरोप में जाके कैसे सेटल हो, क्योंकि उनमें नाउम्मीदी है, उनमें एक मायूसी है। जब तक हम उन नौजवानों में कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, जब तक उनको सही तरीके से गाइड नहीं करेंगे कि जी ये मुल्क बेहतरीन मुल्क है, हम रेगुलरली आते हैं, देखते हैं लॉ आर्डर ठीक है, कहीं कहीं ख़राब है, मैं नहीं कहता कि हर चीज़ ठीक है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और देखना चाहिए गवर्नमेंट को टाइम, लेकिन गवर्नमेंट को भी सीरियस होना पड़ेगा कि भाई स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरीके से ओवरकम होना है इन चीज़ों को, किस तरीके से अपनी कौम को। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये 2-4 दिनों में कुछ एक्शंस हुए हैं, डॉलर जिस तरीके से डाउन गया है,
पेट्रोल की स्मगलिंग जो है वो कम हुई है, चीनी की स्मगलिंग कम हुई है, या बॉर्डर पे जो कंट्रोल किया गया, इसके आउटकम आ रहे हैं आहिस्ते आहिस्ते और आउटकम। जब तक आप इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक आउटकम नहीं आएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से ये केयर टेकर या हमारी इस्टेब्लिशमेंट या हमारे अदारे सीरियस हुए हैं, क्योंकि अब उन्होंने सोचा है कि इनफ इज़ इनफ, कहीं तो लाइन खींचनी पड़ेगी ना कि भाई अब जो हो गया सो हो गया। आज के बाद हम ये लाइन खींच रहे हैं कि आज के बाद जो भी चीजें होंगी जिस तरीके से भी होंगी सही तरीके से होंगी। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आपको खुद पता है कि निगरां हुकूमत को आने से पहले एक कानून साजी की गई थी, उसको एम्पावर्ड किया गया था इसी वजह से कि जैसे वो डिसीजन ले सके और डिसीजन कर सके। उसके बाद जब से यह हुकूमत आई है तो ये खुद कहते हैं कि हमारे पास एक लिमिटेड टाइम है, हम लिमिटेड टाइम के लिए आए हैं और हम इससे आगे कुछ नहीं कर सकते। हम फैसिलिटेट कर सकते हैं इलेक्शन को और अपने इलेक्शन अपने वक्त पे हो, यानी कि जिस तरह कहा जाता है कि फरवरी के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे। क्या कहेंगे ब्रिगेडियर साहब? जी बिल्कुल ऐसे ही है, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की कि जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी उन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट को एम्पावर किया था कि वो अपने जो 3 महीने का जितना उनका टेन्योर होता है उसके अंदर वो तमाम एक्शंस ले सकें। उस वक्त तक SIFC जो है वो बन भी चुकी थी और ये 3 महीने के बीच में ब्रेक जो कि लाइकली था इंटरिम गवर्नमेंट के आने के दौरान के वो डिसीजन उस तरह के नहीं ले सकते थे। तो SIFC के मैंडेट से ही इन लोगों को एम्पावर किया गया कि हम इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम 90 डेज वेट करें और इकॉनमी नई गवर्नमेंट आके फिर अपनी पॉलिसियां बनाए। हमने एक तसलसल को जारी रखना था और इस वक्त पाकिस्तान जो खुदा न खास्ता डिफॉल्ट के एक इंडिकेटर्स नजर आ रहे थे, अपने पांव पे वापस जो है वो उसका पहिया किसी सूरत रुकना नहीं चाहिए था, इसलिए हम अपने पांव पे ही वापस आ रहे हैं। जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं, ये मेरी बहन कह रही थी कि उम्मीद को नहीं छोड़ना है। आपने अगर रूल ऑफ लॉ अगर आप करने के उसको इम्प्लीमेंट करने में आप कामयाब हो जाते हैं और आउट ऑफ 139 आपकी 133 नंबर आपका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ के हिसाब से अगर आपकी जुडिशरी आपकी स्ट्रांग हो जाती है तो ट्रस्ट में ये जो ट्रस्ट होगा जो बिल्ड होगा आपके लोगों का कि उसके तमाम हकूक जो है उनको एक जायज कवर हासिल है और उसमें कोई दखलंदाजी नहीं कर सकता। तो मैं नहीं समझता कि लोग बाहर मुल्क छोड़ के अपने प्यारे वतन में वापस क्यों ना आए। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक है कि आपने यूथ को बेसिकली उम्मीद दिलानी है और इस सिलसिले में हायर एजुकेशन कमीशन के जो है चेयरमैन है डॉक्टर मुख्तार साहब, अब आप तमाम यूनिवर्सिटीज को आप देखें तो उनकी अप्रोच एक टेक्स्ट बुक से निकल कर आउट ऑफ द बॉक्स एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रहे हैं। एक नारा यूनिवर्सिटीज लेके आगे चल रही हैं, एक मिशन लेके आगे चल रही हैं, अपने स्टूडेंट्स को समझा रही हैं कि इंस्टेड ऑफ बीइंग द जॉब सीकर्स बी द जॉब प्रोवाइडर्स। मेरी अपनी DHA सोफा यूनिवर्सिटी के अंदर हम इस चीज पे जोर दे रहे हैं और बाकी यूनिवर्सिटी में कराची में आमतौर पे और बिलखुसूस पाकिस्तान में जो है वो खास करके तमाम जगहों पे एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रहे हैं। और हमारे जो लड़के हैं, यूथ जो हमारी इस कदर ज़हीन है, विज़ावी इंडियन से ज्यादा जो है वो ज़हीन है, तो अपने खुद फ्रीलांसिंग के जरिए अपनी जो है अर्न कर रहे हैं, डॉलर्स में अर्न कर रहे हैं। तो लिहाजा हमारे पास वो कहते हैं ना कि जरा नम ये मट्टी हो तो बड़ी जरखेज, वो इस तरह के जो शेर होते हैं, मट्टी बहुत जरखेज है, सिर्फ उसमें राइट पौधा लगाने की एक सही उम्मीद दिलाने की जरूरत है, जिसको कि मैं समझता हूँ कि अभी जो हमारी इंटरिम गवर्नमेंट ये वाली और इससे आने वाली जो भी गवर्नमेंट होगी वो एक मिल के जब एक एस्टेब्लिशमेंट साथ चलेंगे, एक पेज पे काम करेंगे और सख्ती से, जैसे कि अभी आप कह रहे हैं कि बिजली जो चोर पकड़े जाएंगे उनको 3 माह से लेकर तो 5 साल तक सजा दी जाएगी, तो बिल्कुल देनी चाहिए। 2 बंदों को आप सजा दें, मैं देखता हूँ कैसे बिजली चोरी होती है। आपके जो जखीरा अंदोज हैं इनको पकड़ें, आप कैसे आप जखीरा अंदोजी करेंगे? आप जो डॉलर्स आप बाहर स्मगल कर रहे हैं, आप 3-4 को मिसाल बनाए। मैं समझता हूँ कि ये तमाम चीजें अपनी जगह पे यहीं भी साकत होंगी, बल्कि बेहतरी की तरफ आ जाएंगी, तो खुद बहुत ट्रस्ट मिलेगा, खुद बहुत उम्मीद बनेगी। ब्रिगेडियर साहब, आपको खुद पता है कि हम माफियाज में जकड़े हुए हैं, एक चीनी का माफिया, एक डॉलर का माफिया, पेट्रोल जिस तरह ईरान से आता है एक माफिया, स्मगलिंग एक माफिया, ये मुल्क को चारों तरफ से माफिया ने घेर लिया है। तभी तो कहा कि वो सिस्टम को खत्म करेंगे। वर्ड सिस्टम चीफ आर्मी साहब ने तीनों मुलाकातों के अंदर वर्ड सिस्टम को इस्तेमाल किया। अनफॉर्चुनेटली जब भी यहाँ पे कोई इन्वेस्टर कोई नया काम शुरू करने लगता है, किसी प्रोजेक्ट में पैसे लगाता है, स्पेशली खास करके सिंध में ये वर्ड
सिस्टम का चलता है, वो 15 से 20% अपनी टोटल जो मनी इन्वेस्ट करनी है वो सिस्टम के देने के लिए, अंडर द टेबल देने के लिए वो अलग से पैसे रखता है। जब वो ऐसे सिस्टम में काम करेगा तो फिर वो मुनाफाखोरी की तरफ भी जाएगा, वो पब्लिक का ख्याल नहीं करेगा, उसको लॉ पे यकीन नहीं होगा, इदारे उसके पैसे निकाल रहे होंगे। तो अगर आप सख्ती करेंगे, अगर आप सख्ती करेंगे तभी ये चीजें होंगी। और माफिया को आप देखें, आपने तुरखम बॉर्डर के ऊपर आपने सिर्फ चेक्स एंड बैलेंस को बढ़ाया है, अभी उस तरह की पाबंदियां नहीं लगाई हैं। तो पिछले 3 दिन से आप देख रहे हैं कि आपका तुरखम बॉर्डर बंद है और ये माफिया जो है वहां पे जो हमारे बॉर्डर के जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके साथ फायरिंग का तबादला भी जारी है। लेकिन हम शहादतें उठा लेंगे, हम अपने ऊपर जो है वो जानों की कुर्बानियां दे देंगे पाकिस्तान की खातिर। हम ऐसी कोई चीज अजनास की सूरत में हो, काइंड की सूरत में, पैसे की सूरत में हो, उसको बाहर नहीं जाने देंगे जब तक कि वो प्रॉपर ड्यूटी अदा नहीं करते। मैं समझता हूं कि जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड है, जो कि कहने को तो अफगानिस्तान की एक सपोर्ट है कि वो लैंड लॉक कंट्री है, लेकिन उसको बहुत हद तक नेगेटिवली इस्तेमाल किया गया, जिसमें अशखास और इदारे इक्वली जिम्मेदार हैं। तो जब आप चेक्स एंड बैलेंसेस बढ़ाएंगे तो आपको रेजिस्टेंस का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन आइंदा आने वाले दिनों के अंदर मैं समझता हूं कि जब पाकिस्तान को ड्यूटी दे के अगर आप वहां से निकलते हैं, अफगानिस्तान में जाते हैं या अफगानिस्तान से कोई चीज आती है तो डॉलर्स की सूरत में अगर हमें पे करते हैं उसमें इतराज भी कोई नहीं है, लेकिन कोई ड्यूटी पे नहीं कर रहा, आपको फॉरेन एक्सचेकर बढ़ नहीं रहे, आपके तमाम इदारे जो हैं वो बस अपना जेब भरने में लगे हुए। पॉलिटिकल लीडरशिप अनफॉर्चुनेटली आपकी तमाम जो ओनर्स हैं आपके शुगर मिलों के, तो अगर कीमतें बढ़ती हैं तो क्या वो आम आदमी की वजह से होती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को एक मैच्योरिटी लाने की जरूरत है, उनको भी उसी पेज पे आने की जरूरत है, लेकिन वो भी सिस्टम से शायद डरते हैं तो इसलिए अपने जेबों को भरते हैं। मेरे ख्याल में एक होल ऑफ अ नेशन, एक होल ऑफ अ गवर्नमेंट अप्रोच की जरूरत है, जो हमारी SIFC जिसमें कि आपकी गवर्नमेंट के लोग भी शामिल हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप भी शामिल है, उसमें आपके चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, आपके फेडरल मिनिस्टर और उसके साथ साथ आपके चीफ आर्मी स्टाफ शामिल हैं। तो जो उम्मीद की जो किरण है ये उससे वहीं से जागेगी। और SIFC का जो रोल है, आप याद रखेंगे FATF जब हम ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में जाने का हो रहा था तो उसमें भी कलीदी किरदार अदा किया था। और आपके NCOC में भी जब आर्मी बैठी थी तो उसमें हम किस तरह से निकले थे बाहर आपके कोरोना से। इसी तरह SIFC अगर अपना काम कर गई तो आप यकीन रखेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी राइट ट्रैक पे आ जाएगी इंशाल्लाह। अक्सर आपकी तरफ आऊंगा। हम हमारी सोसाइटी के अंदर, मुआशरे के अंदर अदम बर्दाश्त एक चीज आपको, एजुकेशन आपको बताया कि अगर इन जनरल में बात करूं तो आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कंप्रोमाइज है पूरी। हेल्थ आप देखें, आपकी हेल्थ कंप्रोमाइज है, या तो आपकी प्राइवेट हो गई है, स्कूल्स आपके जिस तरह चल रहे हैं, इसके ऊपर तो हमें मुआशरे के अंदर या गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट आती है उसकी तवज्जो कम होती है। पूरी दुनिया के अंदर आप एजुकेशन पे, हेल्थ पे सबसे ज्यादा जो है ना स्पेंड करते हैं, क्या कहेंगी? जी बिल्कुल ऐसा ही है। बदकिस्मती से जो अभी हमारा बजटिंग आती है हर साल ईयरली गवर्नमेंट की तरफ से, अगर आप देखा जाए तो सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड सेक्टर्स जो है वो हेल्थ और एजुकेशन के हैं। हालांकि सोसाइटी के सबसे ज़्यादा जहां पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, जहां पर आपको ध्यान देना चाहिए, वो ये 2 सेक्टर्स हैं, क्योंकि ये बहुत अहम है। अगर आपकी सेहत और आपके माशरे की तालीमी निज़ाम अगर वो ही बेहतर नहीं होगा, किसी भी दरख्त की अगर जड़ें ही मजबूत नहीं होंगी तो वो किस तरह फल दे पाएगा, वो किस तरह छांव दे पाएगा। तो ये वही बात है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। कहीं ना कहीं हम इस चीज़ में लैकिंग हो रहे हैं। अब आई डोंट नो कि आया पार्टीज़ इसकी कसूरवार है या वो गलत सोच रही है, या गवर्नमेंट या आवाम या निज़ाम या सिस्टम, या फिर जैसे आपने अभी बताया कि हर चीज़ का एक अपना माफिया है। कहीं ना कुछ गलत है। लेकिन उन सब चीज़ों को मिलाकर भी अगर देखा जाए तो ये 2 बहुत ही अहम सेक्टर्स हैं, सेहत और तालीम, जिस पर गौर करना चाहिए। और स्पेशली जो रूरल एरियाज हैं, हमारे सिंध के रूरल हैं, बलोचिस्तान का रूरल एरिया है, वहाँ पर ख़वातीन और लेडीज़ की तालीम ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप एक खातून की अच्छी तालीम करेंगे तो वो आपको पूरी अपनी नस्ल जो है वो खुशगवार, पढ़ी लिखी, बाशऊर आपको देगी। तो जब उसकी तालीम और तरबियत और वो सब उस हवाले से उस बना पर होगा तो ही आपको अच्छी नेशन मिलेगी, अच्छी कौम मिलेगी, और वो अच्छी कौम मिलेगी तो अच्छा मुल्क बनेगा, अच्छा मुल्क बनेगा तो आगे हालात बेहतर होंगे। तो ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। जब तक मैंने जिससे बात की कि जब किसी भी अच्छा पेड़, अच्छा दरख्त तभी वो फल दे पाता है जब उसकी जड़ें मजबूत हो। इस चीज़ का मैं समझती हूँ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो समझा नहीं जाता। डॉक्टर साहब, आप भी
ایک بہت ہی ایڈوانس معاشرے کو آپ اس میں اب اپنی گروتھ کی ہے، اپنی جوانی دی ہے. پاکستان کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح ایجوکیشن، ہیلتھ اور اس چیزوں پہ تو کمپرومائز نہیں ہوتا. بدقسمتی سے ان ممالک میں، اس معاشرے میں جو ہمارے معاشرے کے اندر ہے، جس طرح کے واقعات بچیوں کے ساتھ ہوا، فاطمہ کے ساتھ ہوا، اس طرح کے واقعات، ایک سزا اور جزا کا پورا عمل ہے. وہاں یہ چیزیں نہیں ہوتی. یہاں جو ایک مائنڈ سیٹ ہے، فیوڈل مائنڈ سیٹ ہے جو بڑا خطرناک ہے. خواتین کو تعلیم نہیں دی جائے، بچیوں کو تعلیم نہیں دی جائے. اگر قوم ترقی کرے گی تب تک کرے گی جب تک خواتین پڑھی لکھی ہوں گی. وہ شانہ بشانہ مردوں کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی تو وہ معاشرہ، وہ ملک، وہ نیشن، وہ قوم کیسے آگے بڑھے گی؟ کیا کہیں گے؟ بالکل جی، دراصل بات یہ ہے کہ یہاں لوگوں میں، جیسے مس پیرزادہ نے کہا کہ صحت اور ایجوکیشن. اب آپ جائیں سندھ کے اندر، آپ کو میل نیوٹریشن اتنی ملے گی، اسٹیننگ اتنی ملے گی بچوں میں. اب جو بچے کی گروتھ ہے، اس کی دماغ کی گروتھ ہے، اس کی باڈی کی گروتھ ہے، وہاں مال نیوٹریشن ہے، وہاں اسٹینڈنگ ہے. جب وہ گرو ہو کے وہ کیا ایجوکیشن لے گا؟ وہ کیا اپنا رول معاشرے میں؟ سر میں اسی پہ آتا ہوں، بریک کا ٹائم ہوگا. بریگیڈ صاحب آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا. ناظرین بریک کا ٹائم ہوگا، بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم. ڈاکٹر صاحب آپ اپنی بات کو ختم کریں، کنٹینیو کریں. ہاں جی، بات دراصل میں شروع وہیں سے کروں گا کہ جب تک آپ بچوں کی صحت کا خیال نہیں رکھیں گے نا، ان کی جو میل نیوٹریشن ہے، اسٹینڈنگ ہے، خواتین کی جو صحت کی پریشانی ہے، بریسٹ فیڈنگ کٹس عورتیں ہوتی ہیں، ان کی نیوٹریشن جو ہے نا وہ بہت امپارٹنٹ. آپ جا کے سندھ کے اندر دیکھیں، ہاسپٹلوں کی حال دیکھیں، وہاں رورل سینٹر جا کے دیکھیں، وہاں اسکولس جا کے دیکھیں. ایون ہمارے سیلاب میں پتہ نہیں کتنے ہزار اسکول ڈسٹرائے ہو گئے، اب تک ان کو ریہیبلیٹیٹ نہیں کیا گیا. یہ تو اس ملک کی حالات ہے. چاہے کتنے بھی ڈونر ایجنسیز آئی، لوگوں نے ڈونیشن دیا، لوگوں نے اپنے آپ کو پروو کیا کہ بھائی ہم ایک اسٹرانگ قوم ہے، ہم قوم کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کا آؤٹ کم جو ہے نا وہ ابھی تک نظر نہیں آ رہا ہے. کہ سال ہو گیا، 1.5 سال ہو گیا ہے اس سیلاب کو، پھر بھی وہیں کھڑے ہوئے ہیں، اسی جگہ پہ جہاں سے شروع کیا تھا. تو اس لیے ہمیں جو ہے، اب امریکہ میں جو ہے سسٹم ہے نا، وہاں پہ سیوک سینس ہے. دوسری بات یہ ہے، لوگ ٹیکس پے کرتے ہیں اور اکاؤنٹیبلٹی. الینوائے کے جس شہر میں رہتا ہوں، اس کے 3 گورنر ریگولر بیسس پہ گرفتار ہو گئے، سزا ہو گئی گورنر کو، اور ڈیورنگ آن پوسٹ سروس میں تھے، پوسٹ پہ تھے، وہاں سے انہوں نے کچھ میل پریکٹس کی، ان کو گرفتار کیا گیا، سزا ہو گئے. یہاں تو کوئی نہ سزا ہے نہ جزا ہے. پاورفل ہے، غریب ہے. آپ نے ابھی واقعہ دیکھا جو رانی پور میں ہوا. اب اس طریقے کے جو معاشی لوگوں کے ساتھ جن کے اب ایجوکیشن نہیں ہے، وہاں اس بچی کو پیروں کے گھروں میں جا کے چھوڑ دیا گیا کہ وہ 5,000 یا 10,000 لے کے آئے گی، اور پیروں کے مرید ہیں ان کو بچی. اب اس بچی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، یہ ہے ہمارا معاشرہ. اب تک اس کو کوئی سزا نہیں ملی، کوئی بات نہیں ہوئی. کس طریقے سے یہ سسٹم چلے گا؟ حکمران چپ ہیں، لوگ چپ ہیں. بات صاحب، میں بدقسمتی سے میں بھی اسی معاشرے کا ہوں، آپ بھی ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی آئے ہیں ادھر. ان جرنل میں بات کرتا ہوں، کسی کو میں یعنی کہ اس میں جینڈر ڈسکریمنیشن میں جاتا نہیں. لبرل اور پروگریسو بندہ ہوں میں. خود آپ کو پتا ہے میل ڈومیننٹ سوسائٹی، یہ تو کلیئر ہے، اس میں کوئی شک نہیں. کیوں ایک پڑھی لکھی خواتین سے خوف آتا ہے، ایک ڈر ہوتا ہے؟ کیا کہیں گی؟ یہ تو آپ خواتین پاورفل ہے. اس بات کا جواب تو میرے ساتھ اسٹوڈیو میں جو 2 میل حضرات موجود ہیں، آپ کا تجربہ کیا ہے لائف کا؟ نہیں دیکھیں، ہم تو آپ کو دے رہے ہیں کہ آپ بولیں. نہیں، بہت شکریہ بولنے کا آپ نے موقع دیا. اور ہے کچھ ڈر ہے، میں سمجھتی ہوں، لیکن یہاں پر بہت زیادہ اس چیز کا ڈر ہے. میں سمجھتی ہوں جب عورتیں پڑھی لکھی ہوں گی تو میرے خیال سے جس کو وہ کہتے ہیں نا غلط کو غلط کہو تو وہ گھبرانے لگ جاتے ہیں. میرے خیال سے یہی ڈر ہوگا. ادروائز تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اور کیا ڈر ہوتا. ادروائز اگر آپ دیکھیں کہ کسی بھی قوم کی اگر عورتیں پڑھی لکھی ہیں اور وہ باشعور ہیں تو وہ قوم تو ترقی ہی کرتی ہے. ایسا تو کبھی ہو نہیں سکتا. ہسٹری نکال لیں آپ، اسلام کی ہسٹری نکالیں، آپ پوری دنیا کی ہسٹری نکالیں، کوئی بھی قوم عورتوں کے تعلیم یافتہ اور باشعور ہونے کی وجہ سے تباہ و برباد نہیں ہوئی ہے. سیاست کے اندر اب ایک تو سب سے زیادہ کی پوسٹ دینا، جی، اہم پوسٹ پہ بٹھانے سے سیاسی پارٹیاں رکھتی نہیں ہیں ان کو، آپ کو خود پتا ہے.
ہمارے معاشرے کے اندر, باہر کے معاشرے میں تو میں نے دیکھا سی اوز دیکھی ہیں خواتین, یہاں سی او خواتین آپ کو نظر نہیں آئیں گی. یہاں ان ڈیسیشن میکرز میں کیوں نہیں خواتین کو لایا جاتا جہاں وہ ہوں؟ ریشو آپ کو بہت ہی کم نظر آئے گا. ہم آپ 52% ہیں پاکستان کے اندر, لیکن یہاں تو آپ کے ساتھ جو دیکھیں نا وہ تو زیادہ ناجائز ہی ہے. اس کی وجہ میں سمجھتی ہوں 2 وجہ ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارے ہاں عورت کو خود مختاری بہت کم ہے, وہ یقین نہیں رکھتی اپنے آپ پر. جب وہ اپنے آپ پر یقین رکھے گی کہیں نہ کہیں وہ خود بھی, ظاہر ہے جیسے آپ نے بولا ہم سب اسی معاشرے کا حصہ ہے, یہ عورتوں میں ڈر مردوں سے زیادہ عورتوں میں بہت زیادہ ہے. تو جب عورت کا خود کا اپنے اندر کا ڈر ختم ہوگا تو وہ کچھ بڑھے گی, وہ کسی کو غلط ثابت کروا پائے گی نا, اس کے بعد ہی وہ سب کر سکے گی. دوسری یہ بات ہے کہ جب اگر کسی بھی عورت کا آپ سمجھ لیں تو اس کے بیک پر یا تو اس کا فادر ہے یا اس کا ہسبینڈ ہے, ایٹ دی اینڈ وہی ڈپینڈنٹ ہے ہمارے میل ڈومیننٹ سوسائٹی پہ. اگر وہ ایک حد تک ترقی کرتی ہے تو ٹھیک ہے, لیکن جیسا کہ آپ کو پتا ہے کوئی بھی پروفیشن ہو, اگر کوئی سی ای او لیڈی ہے, اگر سی ای او مرد ہے اور وہ رات کے 8-9 بجے تک گھر پہنچتا ہے تو اس کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ بچے ہیں اور گھر ہے اور گھر کا یہ کام ہے, کیونکہ اس کی ایک جاب ہے اور اس کو وہ کام فل 100% ڈیڈیکیشن سے دینا ہے. اور یہ چیزیں عورتیں تو سمجھ لیتی ہیں, وہ سپورٹ کر لیتی ہیں اپنے ہسبینڈ کو, لیکن جب عورتیں کسی بڑی پوسٹ پہ پہنچتی ہیں تو پیچھے سے وہ لیکنگ اور انڈرسٹینڈنگ جو ہوتی ہے وہ ہمارے ہسبینڈس میں, ہمارے معاشرے میں نہیں ہوتی ہے. وہاں پر وہ سمجھتے ہیں کہ گھر ڈسٹرب ہو رہا ہے, بچے ڈسٹرب ہو رہے ہیں, حالانکہ یہ شکایات عورتوں کی نہیں ہے, یہ کبھی ہم عورتیں نہیں شکایت کرتی, لیکن اب یہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے, وہیں سے شکایات آتی ہیں. تو اب ایٹ دی اینڈ چوز کرنا پڑتا ہے. یعنی کہ میں اس کو اگر اس طرح سمرائز کروں کہ ایک فائنینشیل انڈیپینڈنٹ عورت زیادہ خود مختار اور طاقتور ہو سکتی ہے. وہ ہے, کوئی دو رائے نہیں ہے. وہ ہے بالکل. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. عورت اگر چاہے, جتنا پاور عورت میں ہے نا, دیکھو عورت اسٹرانگ ایک پلر ہے معاشرے کا بھی اور گھر کا بھی. اگر وہ عورت اپنا اسٹینڈ لے کے کھڑی ہو جائے اور وہ اپنے رائٹس کو رائٹ کہے اور اپنے رائٹس کے لیے لڑے, تو اس سے بہتر اور اس سے اسٹرانگ کوئی بہادر کوئی ہے ہی نہیں. جس طرح آپ امریکن معاشرے کے اندر خواتین فور فرنٹ پہ ہوتی ہیں, سب کچھ ایک کمپٹیشن ہوتا ہے, ہمارے معاشرے کے اندر ڈاکٹر صاحب یہ چیز ابھی تک نہیں ہوئی ہے. کہتے ہیں ہم ان کو ایم این اے بناتے ہیں, ایم پی اے بناتے ہیں, اسپیکر بنا دیا, پارٹی کے اندر بڑا اہم رول ہے. مجھے پارٹیوں کا بہت پتہ ہے, وہ صرف خواتین ہوتی ہیں, ان کی کوئی رائے نہیں لی جاتی یا ان سے نہیں پوچھا جاتا. یہ بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے. کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ نہیں بالکل, یہ تو یہی بات مسئلہ ہے نا کہ یہاں عورت کو سیکنڈری سٹیزن سمجھا جاتا ہے. یہاں عورت کو بیگیج کی طور پہ لیا جاتا ہے کہ یہ جی وہ ہے, مرد از دا ارنر, ہی از دا بریڈ ارنر اینڈ ہی از دا اسٹرانگ پرسن, اور ہی از دا ون ہو کین بی ہینڈل دا ہول سچویشن نائسلی ایز کمپیئر ٹو دا عورت. بٹ سوری ٹو سے سر, ایسا ہوتا بہت کم ہے. سچویشن سنبھالتی خاتون ہی ہے گھر کی. بالکل, آئی ایگریڈ, میں اس چیز سے بالکل, لیکن لوگوں کے پرسپشن ہے نا یہاں, پرسپشن یہی ہے کہ عورت جو ہے ویک ہے, کمزور ہے, لیکن میں کہتا ہوں عورت جیسی اسٹرانگ کوئی بھی نہیں. امریکہ میں آپ دیکھیں عورت ہر جگہ پہ, ہر آپ کو ٹیکسی ڈرائیور بھی عورت ملے گی, آپ کو رکشہ ڈرائیور بھی عورت ملے گی, یہاں پہ اسٹور پہ کام کرتے ہوئے بھی عورت ملے گی, گیس اسٹیشن پہ کام کرتے ہوئے بھی عورت ملے گی. ہر جگہ پہ ہر کمپٹیشن ہے وہاں پہ, اور ہر وہ پارٹ آف دا پارٹ ہے. گھر میں بھی آپ دیکھیں کہ ہسبینڈ اور وائف کا ایک ایسا ریلیشن شپ ہے کہ ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں اور دونوں کو سیم رائٹ ہے, دونوں کو سیم ایکولی انڈیپینڈنس ہے. وہ اپنی زندگی میں, اپنی فیملی میں دونوں کو بالکل سیم رائٹ ہے. اس طریقے سے یہاں نہیں ہے کہ یہاں میل ڈومیننٹ کے آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں, آپ خاتون ہیں, آپ کو نہیں پتا, ہمیں سب کچھ پتا ہے. اس طرح کے تو جملے کسے جاتے ہیں, اس طرح کے جملے, اس طریقے سے ان کو ڈسکریج کیا جاتا ہے. میں تو ڈاکٹر صاحب آپ کو پتا ہے کہ میری رول ماڈل جو تھی وہ خاتون تھی, وہ میری والدہ تھی. بالکل, میں آپ کو بتاؤں میرا رول ماڈل کوئی مرد نہیں تھا, میری والدہ تھی. اور جو ہے میں انہی کی یعنی کہ محنتوں سے آج یہاں ہوں, اور انہی کو میں ہمیشہ اپریشیٹ کرتا ہوں. یہ نہیں کہ میں کوئی اینٹی ہوں اپنے والد صاحب کے, یہ نہیں ہے, لیکن میں کریڈٹ ان کو جاتا ہوں. یہ جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں ملٹی ٹاسکنگ. عورت ایک ملٹی ٹاسکنگ ہوتی ہے, جاب بھی کرتی ہے, بچے بھی پالتی ہے, گھر کو بھی دیکھتی ہے, سب صورت ہے. اب جو معاشرہ ہے اس وقت ہمارے پاس, جس طرح یہ نگراں کا گورنمنٹ ہے, مہنگائی بہت ہے, بیڈ گورننس ہے, پیٹرول ہے, رینٹ ہے, یوٹیلیٹیز کے بلز ہیں, بجلی ہے, گیس ہے, سب چیزیں, کس طرح گزارا ہو.
ایک گھر کا، کیا کہیں گے؟ میرے خیال سے وہی بات ہے کہ اب ہمیں اس چیز کو کتابی باتوں سے اور صرف کہنے سے تھوڑا آگے بڑھنا چاہیے کہ گاڑی کے 2 پہیوں کو 2 پہیوں کی طرح ہی لینا چاہیے. اب اس چیز کو ہم پریکٹیکلی کرنا چاہیے ہر کسی کو میرے خیال سے. اب کیونکہ آپ کے پاس چوائس نہیں ہے, آپ جب 2 گھر کے فرد ہیں تو مرد اور عورت کو دونوں کو ہی ارننگ کرنی چاہیے. آپ کی ماشاءاللہ عورتیں پڑھی لکھی ہیں, ڈگری یافتہ ہیں, یونیورسٹی گوئنگ ہیں, پڑھی لکھی ڈاکٹرز ہیں, MBBS ڈگری گھر پہ بیٹھی ہوئی ہیں, ان کو نکلنا اب پڑے گا کیونکہ اب ان کے پاس اب وہ بیٹھنا افورڈ نہیں کر پا رہی ہے. ہماری سوسائٹی کا اب وہ حالات ہو گئے ہیں کہ اب ہم افورڈ نہیں کر پاتے کہ اب کوئی ایک فرد کمائے, کیونکہ چاہے آپ کے بچے کم تر 1 بچہ یا 2 بچے بھی ہوں جو کم سے کم ہیں ہمارے پاس, لیکن پھر بھی جو حالات ہیں جو آپ نے کہا ہے کہ پیٹرول کی اور چینی کی قیمتیں ہیں, تو اب یہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے کہ کوئی ایک فرد کمائے. اب سب کو کمانا ہے. جب بچے بھی گریجویٹ ہوں تو میں سمجھتی ہوں بچوں کو بھی کہیں نہ کہیں سے کمانا ہے. میں یہ سب سے یہ سوال کرتی ہوں, اور میں سر نے بھی ابھی ذکر کیا, جب ہمارا بچہ باہر جا کے امریکہ یا لنڈن میں ٹیکسی ڈرائیور بن سکتا ہے تو وہ یہاں پر کیوں نہیں کرتا؟ ادھر اس کو شرم کیوں آتی ہے؟ صحیح. ڈاکٹر صاحب, جس طرح آپ نے بھی کہا, آپ کا پولیٹیشنز وہاں جو ہوتا ہے وہ سیاست کو عبادت سمجھتا ہے اور ڈیلیور کرتا ہے, اگر نہیں کرتا تو اگلی بار نہیں ہوتا. ہمارے پاس بدقسمتی سے یہ چیزیں نظر نہیں آتی کہ ایک پولیٹیشین جو ہے نا اس کو خدمت سمجھے. آپ کو پتا ہے یہاں ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے, پالیٹکس از اے ریفائنڈ فارم آف بزنس. لوگ یہاں اس کو اس طرح لیتے ہیں. کیا آپ بھی ایگری کریں گے؟ نہیں سر, دیکھو وہیں جو پالیٹکس ہے نا, بیسیکلی دا پرابلم از کہ یہاں کے پولیٹیشین سے جو ہماری عوام کی توقعات ہوتی ہے, یا جو پولیٹیشین جو یہاں کام کرتے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ جی وہ اپنے علاقے کے گلیوں کو ٹھیک کروائیں یا اپنے دوسری چیزوں کو, روڈ کو ٹھیک کریں. وہاں جو پولیٹیشین ہے نا اس کا یہ کام نہیں ہے. اس کا کام ہے کہ لیجسلیشن کرنا, قانون بنانا. وہاں کے جو بھی پولیٹیشین ہیں اور وہاں کے جو لوگ ان کو ووٹ بھی دیتے ہیں, ووٹ بڑا پاورفل اسٹرانگ ویپن ہے انسان کا, جو وہ یوز کرتا ہے اپنے نمائندوں کو ووٹ دے کے کہ بھائی ہم اس سے یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ یہ ہماری سیفٹی, ہمارے بچوں کی سیفٹی, ہماری فیملی کی سیفٹی کے لیے لیجسلیشن کرے گا, ہمارے ملک کے لیے اور ہمارے ہر جگہ کے لیے, ہمارے علاقے کے لیے صحیح لیجسلیشن کرے گا جہاں سے ہم لوگوں کو فائدہ اور سیکیورٹی ملے. اب وہاں یہی ہے نا کہ ہم ٹیکس جو دیتے ہیں وہ ٹیکس کوئی گورنمنٹ کے پاس نہیں جاتا. ہماری ہاؤس جو پراپرٹی ٹیکس ہوتی ہے اس کا ایک حصہ اسکول پہ جاتا ہے, ایک حصہ پولیس پہ جاتا ہے, ایک حصہ اس کا جاتا ہے اپنا فائر بریگیڈ پہ جاتا ہے, ایک حصہ ایمبولینس پہ جاتا ہے, 5واں حصہ وہاں کے میونسپالٹی میں جاتا ہے جو لوگوں کی روڈس اور ان چیزوں پہ خرچ کرتے ہیں. تو اس لیے ہمیں وہ رائٹ ہوتا ہے کہ بھائی ہم اپنا ٹیکس دے رہے ہیں اور وہ ہماری سیفٹی کے لیے, ہمارے 1 منٹ میں آپ کال کریں 91 ودن اے سیکنڈ آپ کو ایمبولینس بھی آ جائے گی, آپ کے پاس فائر بریگیڈ بھی آ جائے گی. تو یہ تو سسٹم ہے نا. وہاں پہ آپ دیکھیں, میں جس علاقے میں رہتا ہوں ایوری 5 منٹ کے بعد پولیس کی گاڑی گھومتی پھرتی نظر آتی. ایک دن میرے گھر کا گیراج ڈور اوپن تھا, رات کو 12 بجے پولیس نے نہ کیا کہ سر آپ کا گھر کا گیراج ڈور اوپن ہے. تو یہ تو وہاں سسٹم ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں نہ کوئی ٹیکس دیتا ہے نہ کوئی. یہاں کے جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کا کام یہ ہے کہ بھائی اسمبلیوں میں جاتے نہیں ہیں. آپ اگر نکال کے دیکھیں, میں کل ہی ڈیٹا پڑھ رہا تھا کہ اس میں بہت سارے ایسے سیاستدان تھے یا جو ممبر تھے وہ اسمبلیوں میں گئے ہی نہیں ہیں پورے سیشنز میں. تنخواہ لیتے ہیں اور مراعات لیتے ہیں, لیکن اسمبلی میں جا کے لوگوں کے لیے لیجسلیشن جو کرنی ہوتی ہے وہ کچھ نہیں کرتے. تو ڈاکٹر صاحب جو ہمارے پاس مسائل ہیں وہ امریکہ میں تو ہیں ہی نہیں مسائل. جس طرح پانی کا مسئلہ ہے وہاں نہیں ہے, لائٹ کا میں خود وہاں رہا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ڈرینیج, ٹرانسپورٹیشن, یہ سب چیزیں وہاں کے مسائل کچھ اور ہیں. یہاں ایک ڈویژن ہے, یہاں ایتھنک ڈویژن ہے, ایک صوبائیت ہے, ریلیجس ڈویژن. یہ جو ڈویژنس ہوتی ہیں وہ معاشرہ تو پھر ترقی نہیں کرتا. وہاں تو ایشو کو دیکھ کر ووٹ دیا جاتا ہے, شخصیت کو دیکھ کر نہیں دیکھا جاتا, برادری کو دیکھ کر نہیں. وہاں تو اس کی کارکردگی کو یہ کہ یہ ایشو کرے گا حل یا نہیں کرے گا, اسی کو ووٹ دیتے. کیا بالکل وہاں جو آپ دیکھیں نا, وہاں لوگ چاہے 80 ایئرس اولڈ ہو, وہاں یہ نہیں ہوتا کہ بسیں جا کے لے جائیں
लोगों को घरों से ले आए और जाके बिरयानियाँ खिला के वोट दिलवाएं। वहाँ तो लोगों में खुद सेंस होता है, खुद फीलिंग होती है कि मुझे इलेक्शन डे है, अपना काम छोड़ के काम पे जाते हुए गाड़ी पे जाएगा, जाके वहाँ जाके पोलिंग स्टेशन पे जाके वोट देगा और उसका स्टिकर मिलेगा कि आई वोटेड एंड ही फील प्राउड कि मैंने वोट किया, मैंने अपना राइट यूज़ किया, कि मैंने अपने नुमाइंदे के लिए जिसको मैं चूज़ करूंगा मैंने उसके लिए वोट किया, मैंने अपना राइट यूज़ किया। अब आगे जाके उसकी हमारे वो जाके असेंबली में जाके या कांग्रेस में या सेनेट में जाके। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, डॉक्टर खलील मेमन साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। अबाक पीरजादा साहिबा, आपकी बड़ी मेहरबानी। जो हालात हैं आपके सामने हैं, जिस तरह हमारे पास एक मुआशरा परवान चढ़ा है, अब उसकी प्रेडिक्शन तो बड़ी खतरनाक हो सकती है। जो सियासत है उसकी अकाउंटेबिलिटी, वो सिर्फ इलेक्शन चाहते हैं लेकिन गुड गवर्नेंस हमें नजर नहीं आती। बेहतर हुक्मरानी क्यों फुकदान है, ट्रस्ट डेफिसिट है हमारे मुआशरे के अंदर, लोग एतमाद नहीं करते, करें तो किस तरह एतमाद करें, इन्होंने डिलीवर नहीं किया। उनका लाइफ स्टाइल, मिडिल क्लास के लाइफ स्टाइल में जमीन आसमान का फर्क है, दूसरे मुआशरे में यह फर्क आपको नजर नहीं आएगा। इसी के साथ इजाजत, अल्लाह हाफिज।